सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पता होगा क्लास के कौन सा है, 10वीं की क्लास है। इसमें हम लोग तो डेली फिजिक्स का अध्ययन करते थे और लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कुछ आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ फैक्ट बताने वाला हूं, क्योंकि जब तक आप एक अच्छी रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से मतलब बीट करना या फिर अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात समझ रहे, आपको काम जो वर्क आप करते हैं है ना, उसको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आज के टाइम में हार्ड वर्क करने वाला हर इंसान परेशान होता है। अगर कोई स्मार्ट का मतलब समझते हैं ना, नाम से ही स्मार्ट है। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होंगे देन किसकी तुलना में, हार्ड वर्क की तुलना में। पहले होता था भाई हार्ड वर्क, आज स्मार्ट वर्क। जैसे लोग पहले बैल से जुताई करते थे हार्ड वर्क, और आज ट्रैक्टर से जो जुताई करते हैं स्मार्ट वर्क है थोड़ा, उसकी तुलना में कम समय में अधिक काम कर लेते हैं ना। तो सेंस वैसे ही है। आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ अपनी राय देना चाहता हूं। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मैं मैथ की बात करता हूं। अदर सब्जेक्ट का भी अगर आपको जानकारी चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का मैं आपको उसके बारे में जानकारी जरूर दूंगा। तो आज थोड़ा सा मैं मैथ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, मैथ के सिलेबस के बारे में, कि उसकी सिलेबस कैसे है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप अपनी प्रिपरेशन को किस हिसाब से मेंटेन करके चलेंगे। ये जो कोविड का काल चल रहा है, आप इसको व्यर्थ ना गंवाए कि भाई हमारे पास अवेलेबल समय है। ये गलत है, अवेलेबल समय नहीं है। 2-3 साल ही बहुत शार्ट समय होते हैं। ये अवेलेबल आपके पास अगर सोच के बैठे हैं ना तो समझ लो बेकार है। ये अवेलेबल समय इसको मत समझिए, बहुत शार्ट टाइम है आपके लिए। इसमें आपको एक अच्छा स्कोर करने का मौका समझिए आप। तो चलिए मैं मैथ का सिलेबस बताता हूँ। ये खास तौर से मैं यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों वाले बच्चों के लिए काम करेगा। अदर बोर्ड वाले भी अगर चाहेंगे तो मैं बना सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड को टारगेट करके बनाया हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ कि यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड वैसे अब तो हर जगह एनसीईआरटी की ही बुक चलती हैं। तो जब एनसीईआरटी की अगर बुक हर जगह चलेंगी तो सिलेबस तो सेम ही होगा पड़ेगा आपका। एनसीईआरटी की अगर बुकें चलेंगी तो सिलेबस तो सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक होती है जानते हैं ना, पूरे इंडिया में राउंड करती है। तो चलिए देखिए, मैं यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की मैं बात करता हूँ। तो अगर मैथ और किस क्लास की मैथ है, ये 10वीं की है, ये तो पता ही है। 10th क्लास की मैथ की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, कितने नंबर का है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो आप वैसे लगे रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, और आपकी रणनीति सही अगर नहीं होगी तो फिर उसके बाद स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें देखिए वैसे तो आपके चैप्टर में 7 ही चैप्टर हैं। यूनिट, चैप्टर नहीं, यूनिट की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नहीं, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। एक यूनिट में 2-3 चैप्टर, एक यूनिट होगा तो उसके अंदर 2-3 चैप्टर आ जाते हैं। किसी में 2 चैप्टर दिया है मैं देखा हूँ, तो किसी में 3 चैप्टर दिया है एक यूनिट के अंदर। तो आपके सिलेबस में 7 यूनिट है। कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। और उन 7 यूनिट में फिर उसके बाद चैप्टर निकाल दिया है, ये चैप्टर वो चैप्टर वो चैप्टर, इस तरह से निकाला हुआ है। तो मैं यूनिट का, क्योंकि आपको मार्क्स जो मिलता है वो चैप्टर पर नहीं मिलता है, यूनिट पर मिलता है। नंबर जो डिसाइड होता रहता है वो यूनिट पे डिसाइड रहता है आपका, कि इस यूनिट पे इतना नंबर आपको बोर्ड वाला देगा। तो चलिए मैं अब ये बता रहा हूँ आपको। देखिए ये लग गया आपका कौन सा है, ये आपका यूपी बोर्ड का है नंबर। मतलब संख्या पद्धति से 5 नंबर का है, बीजगणित से कितने का है, 18 का है। उसको निर्देशांक ज्योमेट्री से कितने का है, 5 का है। और ज्योमेट्री से 12 नंबर का है। और उसके बाद त्रिकोणमिति से 10 नंबर का है। मेंसुरेशन से भी 10 नंबर का है। और जो प्रोबेबिलिटी है इससे भी कितने का है, सांख्यिकी प्रोबेबिलिटी मिला के 10 नंबर का है। और इसको जब आप काउंटिंग करेंगे तो टोटल आपका आएगा कितना, 70 नंबर आएगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर नहीं होता है। पेपर आपका यूपी बोर्ड का पेपर 100 नंबर का नहीं, 70 नंबर का होता है। और 30 नंबर आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। अब 30 नंबर का देते हैं क्या, प्रैक्टिकल देते हैं। कितने का, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो ये तो होगी बात सिलेबस का। और हाँ, इनमें से मैं बता दूं कि अगर यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको पास होना है तो 70 में से 23 नंबर लाना अनिवार्य है। 70 में से कितना, 23 नंबर। अगर आपका 70 में से 23 नंबर अगर आपका नहीं आता है तो आप फेल हो जाओगे। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद इस जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में 30 नंबर में से 10 नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है। अगर 30 नंबर में से अगर आप 10 नंबर नहीं ला पाते हैं तो भी फेल हो जाएंगे आप। तो ये यूपी बोर्ड की हो गया। अब बिहार बोर्ड की बात करूँ तो वो देखिए, इनका पेपर तो 100 नंबर का है। 100 नंबर में से इनको लाना होगा कितना, पास अगर होना है तो 33 नंबर लाना होगा। अगर ये 33 नंबर से कम नंबर लाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इनको 33 नंबर लाना अनिवार्य होगा। और यूपी बोर्ड को तो 70 में से 23 नंबर लाना अनिवार्य होगा। और 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उनमें से 10 नंबर लाना अनिवार्य होगा।
तो मेरे ख्याल से ये सब सिलेबस के बारे में इनको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। और मैं बिहार बोर्ड की बात किया जाए तो देखो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो 20-20 नंबर का है, और ये भी आपका क्या है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर ये 20-20 नंबर का अगर आप अच्छे से दोहरा के जाते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ना, तो और अच्छा स्कोर आएगा। इसके साथ साथ ये सिलेबस तो इम्पोर्टेंट है, ये बाकी है नंबर तो इसके साथ साथ देखिए ये। और यूपी बोर्ड की मैं बात किया जाए तो देखिए ये बीजगणित को ना छोड़ के जाइए, ज्योमेट्री को एकदम मत छोड़ के जाइए पेपर में, क्योंकि ये आपके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। और उसके साथ साथ ये जो चैप्टर हैं इनको भी मत छोड़ के जाइए, बढ़िया से एकदम कॉन्फिडेंस बना के जमा के अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए ताकि आप अच्छे स्कोर कर सके। तो ये आपको मेरे ख्याल से इन सब के बारे में जानकारी हो चुकी होगी कि नहीं हमको कैसे देना है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पहले पढ़ाई का अपना एक आप सिस्टम तैयार करिए, पढ़ने का एक आप क्या बनाइए, एक सिस्टम तैयार करिए, और जो एक टेबल बनाइए, उसका साड़ी बनाइए, और जो बनाते हैं उसको अमल करिए, फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन बनाया उसके बाद देखो आपको विजेता कब माना जाएगा। हर इंसान 1 दिन बनाता है तो 2 दिन तो तक बनाने के बाद मोटिवेट रहता है ना, 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन तक मोटिवेट रहेगा, बहुत तो खुश रहता है कि भाई मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपकी 1 दिन 2 दिन में फॉलो आपने जो किया है वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका फॉलो एकदम परफेक्ट कब माना जाएगा जब आप पूरा एंडिंग तक उसको फॉलो कर दिए। कितने एंडिंग तक, जैसे आपने टारगेट बनाया कि मैं 10वीं क्लास में पूरे 10वीं जब तक पास नहीं होगा तब तक मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई, 7 से 8 घंटे पढ़ाई करूँगा। तो आप एक दिन पता चला पहले दिन 7 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन पता चला कि 2 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन पता चला कि सो गए, सब पूरा एकदम पार लगा दिए, सो दिए। तो पहले दिन 10 घंटा, दूसरे के दिन 2 घंटे पढ़े, फिर उसके बाद सो गए, तब तो पूरा दिन बैलेंस हो गया। तब तो पूरा जो 3 दिन आपने इतना मेहनत किया है तब तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। पूरा दिन का एवरेज निकाल के देखोगे तो बहुत कम ही एवरेज आएगा। तो ऐसे आपको पढ़ाई नहीं करना है, ऐसे आपको पढ़ाई नहीं करना है। जो आप बनाते हैं ना उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है अगर एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो। और उसके बाद आप एक अच्छे से अपनी टाइमिंग बनाइए, टाइमिंग पे विशेष फोकस करिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने कोई टारगेट रखा कि नहीं मुझे इतना % लाना है, यूपी बोर्ड में 90% लाना है, 95% लाना है, तो 95% अगर लाना है तो उसके लिए आपको एक रणनीति तैयार करना होगा कि नहीं हम इतने दिन में बैकअप कर लेंगे। एग्ज़ाम से आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने पहले ही अच्छे से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर ऐसा करना है तो ऐसा नहीं होगा कि कल एग्ज़ाम है तो अपने आप को मैं 10 दिन तक पहले तैयार करूँ, ऐसा नहीं होगा। तैयार करने का सेंस बढ़िया से अपने आप को बैकअप कर लो कि नहीं हम एग्ज़ाम में इतना फाइट कर लेंगे। और उसके बाद बात रहेगी देखो कि मैं किससे पढ़ूँ, क्वेश्चन बैंक से पढ़ूँ कि किससे पढ़ूँ। तो मैं आपको बता दूँ अभी क्वेश्चन अभी मत लीजिए, जब एग्ज़ाम आपका 1-2 महीने हो जाता है तब आप लेंगे तो इससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। अगर देखिए सबसे पहला काम में होता है कि आप पहले बुक दोहराओ यार। क्वेश्चन बैंक में कोई बाहर से नहीं देता, क्वेश्चन बैंक भी पेपर से उठाता है। पेपर कहाँ से उठाता है? आपका बुक से उठाता है, समझा ना। पहले आप बुक तैयार करिए, क्वेश्चन बैंक तब कब हल कर पाएंगे जब आपके पास बुक होगा की जानकारी अच्छे से हो जाएगी, उस चैप्टर में कह क्या रहा है, सवाल की नॉलेज अच्छे से हो जाएगी, फिर कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगी, तब क्वेश्चन बैंक काम देगा। समझ आ रहा है ना। आप क्वेश्चन बैंक जैसे एक सब्जेक्ट का पहले तो अभी तो किसी सब्जेक्ट का नहीं, अभी पहले अपने आप को मजबूती करिए बुक से लेके। हिंदी का भाई क्वेश्चन बैंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी का इतिहास का एक बार ले लेंगे तो ठीक है। लेकिन ये जो अच्छे सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब जो हो गए आपके ग्रामर मैथ के हो गए, और उसके बाद ये आपका गणित हो गया, और उसके बाद साइंस की बात करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इसका क्वेश्चन बैंक अभी लेके आप सोचोगे मैं रटूंगा ना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, आपसे हो नहीं पाएगा। एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज होगी और एक अच्छा स्कोर इम्पॉसिबल होगा, नहीं हो पाएगा। तो पहले जितना बताया जाता है पहली बार तो चैप्टर का थियरी पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। जो चैप्टर होता है उस थियरी के बारे में अगर जानेंगे ना तो एग्जाम में लिख लेंगे, क्योंकि थियरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा नॉलेज होगा आपके पास, और एग्जाम में थोड़ा नॉलेज उसका भी बाँच देंगे एग्जाम में तो अच्छा होगा। अब पता चला कि आप तो इतना पढ़ रहे हो तो एग्जाम में जाने के बाद और शॉर्ट कर दोगे आप उसको। पता चला कि किताब पढ़ रहे हो तो पूरा किताब में तो ओवरऑल नॉलेज रहता है, पूरा नॉलेज हुआ, और उसका अगर आधा भी नॉलेज अगर एग्जाम में लिख दिया तब तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये मेरी बात आपको अच्छी लगी। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, इंग्लिश या फिर आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, और भी सिलेबस चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। बता दूंगा। तो हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे सारा जहां हो आपका।
हैं।